हेलो एवरीवन। क्लास 11th के चैप्टर नंबर 3 एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स के पार्ट 3 में मैं आपका स्वागत करता हूँ। इसमें हम स्टार्ट करते हैं सोशल हायरार्कीज़ से कि वहाँ की जो सोसाइटी थी, रोमन सोसाइटी, उसमें किस तरह के डिफरेंट क्लासिफिकेशन हुआ था। उसमें हमें मेनली टैसिटस जो एक वहाँ के राइटर हैं, उनसे उनकी डॉक्यूमेंट से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। उन्होंने सोसाइटी को इस तरह से डिवाइड किया था कि सबसे पहले उन्होंने बताया था कि सीनेटर्स जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है, सीनेटर्स जो है वो अरिस्टोक्रेटिक क्लास से आते थे और उनको पैट्रस, ये जो लैटिन वर्ड है पैट्रस, इसका मतलब होता है फादर। तो इनका इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा था सोसाइटी में। तो ये सबसे पहले इनको इंक्लूड किया जाता था फर्स्ट पोजीशन पे। देन कम्स लीडिंग मेंबर्स ऑफ एक्वेस्ट्रियन क्लास। ये जो वर्ड बना है एक्वेस्ट्रियन, ये बना है इक्वस से। इक्वस का मतलब होता है हॉर्स। ये जो लैटिन वर्ड है इक्वस, उसका मतलब होता है हॉर्स। तो आर्मी के अंदर जो कैवेलरी थी, यानी कि जो घुड़सवार सेना थी, उसको लीड करने वाले जो जनरल वगैरह हुआ करते थे, वो सेकंड नंबर पर इसमें आते थे। इसके बाद वो लोग थे जो हु वर अटैच्ड टू द ग्रेट हाउसेस, यानी कि जो रॉयल फैमिलीज थी, उनके ये जो लैंड ओनर्स वगैरह थे, उनकी उनसे जुड़े हुए थे। उनके यहाँ पर वो टॉप ऑफिशियल्स के रूप में काम करते थे। देन कम्स द रेस्पेक्टेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। रेस्पेक्टेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी का मतलब ये हुआ कि जो हाईली एजुकेटेड थे और बिकॉज ऑफ देयर नॉलेज एंड विजडम दे यूज टू प्रोवाइड देयर हेल्प इन द एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो लोग इसमें इंक्लूड किए जाते थे। फिर आता है लोअर क्लास, जिसको कि लैटिन वर्ड्स में कहा जाता है प्लेबस सोर्डिडा, जिसमें कॉमन मैन आते थे। ठीक है। इसके बाद आता है स्लेव्स के बारे में मैंने पहले बात की कि स्लेव्स जो थे वो वहाँ की सोसाइटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट थे। तो स्लेव्स को उन्होंने लास्ट में रखा। अब 4th सेंचुरी तक आते आते ये हुआ था कि जो फर्स्ट और सेकंड क्लास थी, यानी कि सेनेटर्स और जो एक्वेस्ट्रियन क्लास थी, ये यूनिफाइड हो गई, दोनों मिल गए थे। ठीक है। और उसमें हम देखते हैं कि ये हमने पहले भी डिस्कस किया कि इनिशियली तो उसमें जो इटालियन ओरिजिन के जो लोग थे उनका डोमिनेंस था, लेकिन बाद में धीरे धीरे जो दूसरे रीजन्स के जो लोग थे, एरिस्टोक्रेटिक क्लास थी, उनका डोमिनेंस उसमें बढ़ने लग गया था। ओके। अब हम अगर वहाँ देखें तो मिडिल क्लास भी थी। अब मिडिल क्लास में किन लोगों को इंक्लूड किया जाता था? वो लोग जो इंपीरियल सर्विस प्रोवाइड करवाते थे ब्यूरोक्रेसी में और आर्मी के अंदर। जो रोमन एम्पायर के अंदर डिफरेंट सिटीज़ थी, उनमें एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने अपना ब्यूरोक्रेसी सेटअप किया हुआ था। डिफरेंट तरह के ऑफिसर्स थे जो टैक्स कलेक्शन में और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करवाने में हेल्प करते थे। तो एक तो वो लोग ब्यूरोक्रेसी में काउंट किए जाते थे और दूसरा आर्मी के लोग। ये इसके अलावा जो ट्रेड में लगे हुए थे या जो रिच फार्मर्स थे, उनको भी इसमें इंक्लूड किया जाता था। तो ब्यूरोक्रेसी, आर्मी, मर्चेंट्स और फार्मर्स, ये मिला करके मिडिल क्लास फॉर्म करते थे। अब ये जो प्लेबस सोर्डिटा यानी कि लोअर क्लास थी, इसमें डिफरेंट तरह के लोग थे। उनको मिला करके एक और वर्ड यूज़ किया जाता था ह्यूमिलियस, जिसमें जितने भी रूरल लेबर क्लास थी, वर्कर्स थे, जो हमने अभी इससे पहले वाली वीडियो में बात की थी कि फैक्ट्रीज़ वगैरह में काम करते थे जो, तो रूरल लेबर हो गई, वर्कर्स हो गए, और जो सेल्फ एम्प्लॉयड आर्टिजन यानी कि जो खुद ही अपना काम करने वाले थे, जैसे स्कल्प्टर्स वगैरह बनाने वाले, मूर्तियाँ वगैरह बनाने वाले ऐसे लोग, या और जो मैसनरी वर्क करने वाले लोग। इसके अलावा कैजुअल लेबरर्स होते थे जो कभी कभार जहाँ भी उनको काम मिल जाता वो काम कर लेते। इनको मिला करके ह्यूमिलियस वर्ड यूज़ किया जाता था। अब इस टाइम पीरियड में एक ये प्रॉब्लम फेस की रोमन एम्पायर ने कि जो सिल्वर की जो माइंस थी वो एग्जॉस्ट होने लग गई, वहाँ पर सिल्वर मिलना कम हो गया। तो उनको अब अपना मॉनेटरी सिस्टम यानी कि उनका जो करेंसी का सिस्टम था वो चेंज करना पड़ा और उनको गोल्ड की करेंसी स्टार्ट करनी पड़ी। इसके बारे में अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में और बात करेंगे। ऐसे भी हमें डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जो ये सजेस्ट करते हैं कि देयर वाज करप्शन इन द रोमन ब्यूरोक्रेसी। ये जो भी हमने जस्ट बात की कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो लोग थे जो टैक्स कलेक्शन में या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में रोल प्ले करते थे, वो कई बार उनको जो पेमेंट मिलता था वो गोल्ड में मिलता था, सोने में मिलता था। ठीक है। और उसकी वजह से वो बहुत रिच हो गए थे और उनकी जो लालच है, ग्रीड है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी
और उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी कलेक्शन का काम शुरू कर दिया था और उसकी वजह से वो करप्ट भी हो गए थे। तो ऐसे करप्शन के कई सारे डॉक्यूमेंट्स हमें मिलते हैं जिसमें बहुत से लोग जो इसके विक्टिम थे उन्होंने बताया कि भाई ये लोग हैं यहाँ के जो हैं वो करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं। बाद में जो इंटेलिजेंसिया क्लास थी वहाँ की, इंटेलिजेंसिया क्लास का मतलब है कि वहाँ के जो हाईली एजुकेटेड पढ़े लिखे लोग थे जो उन्होंने इसको अपोज करना शुरू किया। और बाद में जो लेटर ऑन जितने भी रूलर्स हुए रोमन एम्परर्स वो भी चाहते थे कि किसी तरह से ये जो करप्शन है ये ख़त्म हो, तो उन्होंने इस तरह के लॉज बनाए जिससे कि करप्शन को कम किया जा सके। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं लेट एंटिक्विटी की। लेट एंटिक्विटी वर्ड जो रोमन एम्पायर के लिए यूज़ किया जाता है ये 4th to 7th सेंचुरी का जो टाइम पीरियड है उसके लिए यूज़ किया जाता है। इस टाइम पीरियड में काफ़ी सारे चेंजेस वहाँ पर देखने को मिलते हैं। पर्टिकुलर दो, एक तो डायोक्लेशियन और एक कॉन्स्टेंटाइन के टाइम पीरियड पर जो चेंज हुए तो हम बात करते ही हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि वहाँ पर जो मेनली चेंजेस आए थे उसमें ये था कि एक तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी वहाँ पर, और दूसरा जो वहाँ के जो भी उनके नेबरिंग दूसरे स्टेट्स थे उनके साथ जो उनका कॉन्फ्लिक्ट था वो भी बढ़ता जा रहा था। चलिए, अब ऊपर जो पिक्चर दिया गया है यहाँ पर, यह आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये है डायोक्लेशियन का। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने उन टेरिटरीज़ को छोड़ दिया जो काम की नहीं थी, यानी कि ईस्टर्न साइड में वो प्लेसेस जहाँ से कोई टैक्स वगैरह नहीं मिलता था, तो उनको लगता था कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करवाना और खर्चे का काम है, तो उन्होंने उनको अपने रोमन एम्पायर के पार्ट से निकाल दिया जिनका कोई स्ट्रेटेजिक या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस नहीं था। इसके अलावा उन्होंने जो प्रोविंशियल बॉर्डर्स थी उसको रीऑर्गेनाइज कर दिया, दोबारा से डिमार्केशन कर दिया बाउंड्री का। और जो सिविलियन और मिलिट्री सर्विसेज थी उनके जो काम थे उनको अलग अलग कर दिया। सिविलियन के काम सिविलियन ही करेंगे, मिलिट्री के फंक्शन मिलिट्री वाले करेंगे। और जो मिलिट्री कमांडर्स थे उनको काफ़ी ज़्यादा पावर्स उन्होंने दे दी, जिससे कि वो बिना किसी ऑर्डर के अपने हिसाब से आगे कोई भी डिसीजन ले सके जब भी वो कहीं बैटल वगैरह के लिए जाते हैं या किसी ऑपरेशन के लिए जाते हैं, किसी वार में जाते हैं। तो इस तरह से डायोक्लेशियन ने ये चेंजेस किए थे। अब एक और इम्पोर्टेंट रूलर हुए कॉन्स्टेंटाइन, उन्होंने बहुत ज़्यादा चेंजेस वहाँ पर किए। फॉर एग्जांपल, उन्होंने अभी हमने जस्ट बात की कि वहाँ पर सिल्वर मिलना कम हो गई थी, तो उन्होंने गोल्ड कॉइन्स बनाना शुरू कर दिए। तो कॉन्स्टेंटाइन ने जो गोल्ड कॉइन्स शुरू किया उसका नाम था सोलिडस, और ये 4.5 ग्राम का एक कॉइन था, और ये बहुत लंबे टाइम पीरियड तक वहाँ पर चलता रहा। इसके अलावा उसका एक जो सबसे बड़ा मेजर इनोवेशन था वो ये था कि उन्होंने एक नई कैपिटल बना दी, और वो कैपिटल का नाम था कॉन्स्टेंटिनोपल। उन्हीं के नाम पर, कॉन्स्टेंटाइन के नाम पर इसका नाम कॉन्स्टेंटिनोपल रखा गया। आज के मैप में अगर आप इसको देखना चाहें तो जो टर्की नाम का कंट्री है उसमें इस्तांबुल नाम का जो प्लेस है वहीं पर ये कॉन्स्टेंटिनोपल नाम की सिटी होती थी। एक बहुत बड़ा चेंज कॉन्स्टेंटाइन ने ये किया कि 4th सेंचुरी के टाइम पीरियड में इन्होंने क्रिश्चियनिटी को अपना ऑफिशियल रिलीजन बना दिया, जबकि इससे पहले इन लोगों का जो रिलीजन था रोमन एम्पायर के अंदर, मेनली अगर हम किंग और उसके बात करें तो वहाँ पर ऑफिशियल रिलीजन जो था वो पॉलीथिज्म था, यानी कि जो ट्रेडिशनल रिलीजन वहाँ पर चला आ रहा था पहले से वही था। उसके बारे में भी नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं कि वहाँ किस तरह के गॉड्स और गॉडेजेस को वो लोग मानते थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो रोमन्स थे, अगर हम उनके रिलीजियस बिलीफ्स को देखें तो देवर पॉलीथिस्ट। पॉलीथिस्ट का मतलब होता है कि द पीपल हु बिलीव मोर देन वन गॉड, जो लोग एक से ज़्यादा गॉड्स के अंदर विश्वास करते हैं उनको पॉलीथिस्ट कहते हैं। कई तरह के डिफरेंट गॉड्स को मानते थे, जिसमें जो रोमन गॉड थे और ग्रीक गॉड्स थे सभी थे उसके अंदर, उनको वो माना करते थे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक गॉड्स थे मार्स, जो वार के युद्ध के देवता कहे जाते थे, उनका पिक्चर अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, और एक थे जुपिटर, जूनो नाम की गॉडेस थी, ऐसे ही मिनर्वा नाम की गॉडेस थी। तो देयर वर
डिफरेंट गॉड्स एंड गॉडेजेस एंड ऑल वर वर्शिप्ड बाय द रोमन्स। उनके लिए टेम्पल्स बने हुए थे और उन टेम्पल्स में उनकी स्कल्पचर्स लगी हुई थी, उनकी वो वर्शिप करते थे, पूजा पाठ करते थे। ठीक है, अब एक और रिलीजन रोमन एम्पायर में बड़ा डोमिनेंट था और वो था जुडाइज़म, जिसको हम यहूदी धर्म कहते हैं, जुडाइज़म। लेकिन उसमें भी काफ़ी सारे डिफरेंसेस थे। हालांकि उसके अंदर इस तरह की स्कल्पचर्स वगैरह या बनाना या पूजा पाठ तो नहीं था, लेकिन उसमें भी काफ़ी सारे डिफरेंट सेक्ट्स बने हुए थे। अब यहाँ पर चेंज आना तब शुरू हुआ जब कॉन्स्टेंटाइन ने क्रिश्चियनिटी को ऑफिशियल रिलीजन बना दिया। तो धीरे धीरे ये जो ट्रेडिशनल रिलीजन था इसके प्लेस पर वहाँ पे जो लोग थे वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए और बाद में क्रिश्चियन रिलीजन वहाँ का इम्पोर्टेंट रिलीजन बन गया। अब लास्ट बात हम कर लेते हैं फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर। 7th सेंचुरी तक आते आते रोमन एम्पायर का पतन हो गया। तो उसमें डिफरेंट रीजंस थे। एक तो ये था कि जो वेस्ट साइड है वहाँ पर डिफरेंट जर्मनिक ग्रुप्स जो थे, जिसमें गोथ हैं, वेंडल्स हैं, लोम्बार्ड्स हैं, इन्होंने लगातार अटैक किए वेस्ट साइड में और उसकी वजह से काफ़ी नुकसान रोमन एम्परर्स को उठाना पड़ा और कई सारे नए किंगडम्स वहाँ पर डेवलप हो गए। यहाँ पर आप देखेंगे नीचे, ये मैं इसको थोड़ा जूम करके बताता हूँ। यहाँ पर आपको डेन्यूब रिवर दिखाई दे रही है। इस डेन्यूब रिवर के पास में ये जो राइन और डेन्यूब रिवर है, यहाँ पर जो जर्मन्स, डिफरेंट जर्मन ट्राइब्स थी, उन्होंने इस ग्रीन वाले पोर्शन के आसपास अटैक करना शुरू किए और उसकी वजह से जो नए स्टेट्स उभर के आए उसमें विसिगोथ नाम का स्टेट था जो स्पेन में बना, फ्रैंक नाम का स्टेट था जो गाल में बना, जिसको आज हम फ्रांस कहते हैं, वो फ्रैंक लोगों ने बनाया था, फ्रैंक से फ्रांस बना। ऐसे ही जो इटली का जो प्लेस था वहाँ पर लोम्बार्ड्स लोगों ने अपना नया स्टेट बना दिया। इस तरह से वेस्ट साइड में काफ़ी सारा नुकसान रोमन एम्पायर को उठाना पड़ा। अब ईस्टर्न साइड की अगर हम बात करें, ईस्टर्न साइड का मतलब हो गया ये जो आपको पिंक एरिया दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये ईस्टर्न साइड हो गई, क्योंकि रोमन एम्पायर दो पार्ट में बटा हुआ था, एक तो वेस्टर्न साइड थी और ईस्टर्न साइड थी। जो हिस्सा उसका एशिया वगैरह में आता था वो ईस्टर्न साइड था, और जो वेस्ट में था वो मेनली यूरोप के अंदर था। तो ईस्ट के अंदर जस्टिनियन के टाइम पीरियड में उसने पूरा कोशिश की और फिर से उसको कंसोलिडेट करने का पूरा एफर्ट्स उसने किए और अफ्रीका जो पहले उन्होंने हार लिया था उसको दोबारा जीत लिया। ठीक है, इस तरह से जस्टिनियन ने ज़रूर ट्राई किया उसको फिर से एक बार कंसोलिडेट करने का, लेकिन इसके साथ ही ये भी हुआ कि उसका जो कॉन्टेम्प्ररी इरानियन एम्पायर था वहाँ पर ये जो आपको वायलेट कलर में दिखाई दे रहा है ये इरानियन एम्पायर है। इस इरानियन एम्पायर में एक बहुत ही एग्रेसिव डायनेस्टी रूल कर रही थी जिसका नाम था ससेनीज। तो ससेनीज ने लगातार अटैक किए ईस्टर्न साइड में और उसकी वजह से काफ़ी नुकसान रोमन एम्पायर को उठाना पड़ा और वो काफ़ी कमज़ोर हो गया। अब एक तरफ तो इधर ये जो गोथ, वेंडल, लोम्बार्ड, उनकी प्रॉब्लम से ये रोमन एम्पायर कन्फ्रंट कर रहा था, दूसरी तरफ ससेनीज थे। और 7th सेंचुरी तक आते आते एट लास्ट अरब्स के अंदर, यहाँ पर देखें आप अरब नीचे, अरब के अंदर इस्लाम का राइज़ हुआ और इस्लाम का राइज़ होने के बाद जो अरब्स थे उन्होंने अपने टेरिटरीज़ को बढ़ाने की कोशिश की और इसमें उन्होंने ससेनीज और जो रोमन एम्पायर था दोनों पर अटैक किए और उसके बाद से रोमन एम्पायर का बहुत तेज़ी से फॉल होना शुरू हो गया, तेज़ी से उसका पतन होना शुरू हो गया। चलिए अब इसमें कुछ क्वेश्चन हैं वो देखेंगे। क्वेश्चन सारे इजी हैं, इसको आप आराम से कर सकते हैं। ओके, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।